परिवार नियोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जीव होते हैं उन सब में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, ताकि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखें, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखें। इसलिए उनमें जो प्रजनन की क्षमता होती है वो कैसी होती है, प्रचुर क्षमता होती है। ये बात डार्विनवाद में भी आपने पढ़ रखा है। तो होता क्या है कि अन्य जो जीव हैं उनमें जो प्राकृतिक मृत्यु दर होती है वो अधिक होती है, वह किसी न किसी कारण प्रकृति मृत्यु से मर जरूर जाते हैं। लेकिन मानव ने क्या किया, मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज करके अपनी मृत्यु दर को कम कर दिया है, अर्थात प्राकृतिक मृत्यु बहुत कम हो गई है और प्राकृतिक मृत्यु दर जो है वो कम हो गई, जिस कारण मानव की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। साथ साथ में जनसंख्या बढ़ने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि जो मानव की जनन क्षमता है वो अधिक तो है ही है, साथ साथ में जो अशिक्षा है, अशिक्षा होने के कारण उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है और वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना ही सोचते हैं। साथ साथ में मनोरंजन का जो कम साधन होता है, इसलिए प्रजनन को ही मनोरंजन का साधन बना लेते हैं और बहुत सारी कुप्रथाएं और कुरीतियां भी जनसंख्या वृद्धि का कारण होती हैं। साथ साथ आप सभी जानते हैं जो बाल विवाह है वो भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि ऐसे में बहुत कम उम्र से ही बच्चे पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। चूँकि जो जनसंख्या वृद्धि का कंसेप्ट है, अर्थात जनन क्षमता का जो प्रचुर होने का कंसेप्ट है, उसको इंसान ने क्या लिया है, बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और मजाक मजाक में बहुत सारे बच्चों को पैदा कर दे रहा है, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट होने की समस्या आ चुकी है और जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिस कारण जनसंख्या वृद्धि से होता क्या है, बहुत सारे दुष्परिणाम उभर के आते हैं, जैसे बेरोजगारी। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे उतने ही रोजगार कम होते चले जाएंगे और बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। भारत आज इस समस्या से जूझ रहा है, इस बात को आप ज़रूर जानते हैं। आज के 10-5 साल बाद जब भी आप आगे आएंगे रोजगार के लिए, तो आप देखेंगे कि रोजगार के साधन बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि आबादी जो है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देती है वो है बेरोजगारी पर और है निर्धनता। जो निर्धनता है उसको भी क्या करती है, बढ़ाती है, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो लोग निर्धन होने लगेंगे। ऐसे ही अशिक्षा को भी बढ़ावा देती है, साधनों और संसाधनों की कमी भी इससे बढ़ जाती है। जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो जो संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खाद्य आपूर्ति हो मतलब पूर्ण नहीं हो पाएगी, अर्थात खाद्य जो सामग्री है वो भी कम पड़ने लगेगी और महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के जो जनसंख्या वृद्धि है वो हर तरह से नुकसानदायक है और जनसंख्या वृद्धि की सिर्फ एक ही उपाय है उसको कम करने का, और वो है परिवार नियोजन। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मानव होता है वो एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज का बिल्डअप करता है, अर्थात अपने जाति अपने समाज को बढ़ाने को सोचता है कि ताकि बड़े से बड़ा समाज रहे। ऐसे में जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ इसकी जो समाज की जो इकाई है वो होता है इसका परिवार, अर्थात समाज की इकाई क्या होगी, एक परिवार होगी। और परिवार में नियोजित ढंग से, अर्थात यूं ही नहीं, एक नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति की जो दर है उसको कम करने की विधि या उसके कम करने को ही क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके जो समाज की जो इकाई है वो है परिवार, और परिवार में संतान उत्पत्ति की दर को कम करने का नियोजन तरीका या नियोजित तरीका ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन, अर्थात फैमिली प्लानिंग कहलाता है। अब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। तो फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता होती है सबसे पहले छोटा परिवार सुखी परिवार। आप बिल्कुल समझते होंगे, क्योंकि जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो सुख सुविधाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसे में वस्त्र है, शिक्षा है, लालन पालन है, इन सब पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे जो हैं वो सुखी नहीं रह पाते, साथ साथ में गार्जियन भी सुखी नहीं रह पाता है। पता चले 4-5 इधर उधर घूम रहे हैं तो गार्जियन भी डिस्टर्ब होता है और बच्चे तो बिल्कुल डिस्टर्ब ही रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अगर एक बिस्किट भी आया तो उसके लिए भी आपस में लड़ेंगे। तो जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार होता है। इस कंसेप्ट को ले करके बढ़ावा दिया गया भारत सरकार द्वारा और एक नारा लगाया गया कि हम दो हमारे दो, और उसको प्रमोट किया गया जिससे कि जो परिवार है
वो छोटा रहे, तो ये आवश्यकता हो जाती है। साथ साथ में आवश्यकता होती है पालन पोषण पर प्रभाव, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति होते हैं वो समाज की नींव है। एक हिसाब से जो एक विशिष्ट व्यक्ति है वो समाज में, समाज के विकास में योगदान देता है। और जब व्यक्ति ही विकसित नहीं होगा तो समाज विकसित नहीं होगा, और समाज विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं होगा। अर्थात हर व्यक्ति का देश के लिए योगदान जो है वो सर्वोत्तम होना चाहिए, और ऐसे में होना चाहिए उसका सर्वोत्तम विकास। अगर ज़्यादा जनसंख्या हुई और परिवार बड़ा होगा तो हम सभी जानते हैं बच्चे कुपोषित रह जाएंगे, और एक कुपोषित बच्चा कभी भी आगे चल के सर्वोत्तम योगदान नहीं दे पाएगा। तो इन बातों को हम लिखकर एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः जनसंख्या में मानव का परिवार एक इकाई की तरह होता है, अर्थात किसी भी जनसंख्या का निर्माण कई परिवारों से मिलकर होता है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, उन सब का निर्माण कई परिवारों से होता है। तो एक इकाई की तरह होता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना, ही क्या कहलाता है? कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? कहलाता है, अर्थात फैमिली प्लानिंग कहलाता है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। साथ साथ में आप कमेंट में भी लिखते रहें जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे लिखी हुई चीज जल्दी याद हो जाती है। तो जब भी आपको नया पॉइंट मिले आप परिभाषा को लिखने का प्रयास करें। जब आप उंगलियों से लिखते हैं तो साथ साथ में आपको याद भी होता रहता है, तो दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कई बार रिपीट भी कर देता हूँ। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात जनसंख्या में मानव का परिवार एक इकाई की तरह होता है, और जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब बात करते हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की आवश्यकता अर्थात नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होगी वो छोटा परिवार सुखी परिवार है। अब इसमें आप लिख सकते हैं आराम से कि जो छोटा परिवार होता है उसमें पालन पोषण स्वास्थ्य सुविधा आदि, छोटे परिवार में बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकती है। क्लियर होगी बात? जो छोटा परिवार होगा उसमें बच्चों को पालन पोषण स्वास्थ्य सुविधा आदि बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकता है, और ऐसे में ना तो गार्जियन को परेशानी होती है और ना ही बच्चों को परेशानी होती है। अदरवाइज जो परिवार के जो मेंबर्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और साथ साथ में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है पोषण
पोषण पर प्रभाव, पोषण पर प्रभाव। अब जब छोटा परिवार होगा तो पोषण की सुविधा सही हो पाएगी, और अगर छोटा परिवार नहीं है, परिवार बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित हो जाते हैं और इस तरह वो समाज में अच्छा योगदान नहीं दे पाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बड़े परिवार होने पर खाद्य सामग्री की पूर्ति ढंग से नहीं हो पाती, ऐसे में बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। जिससे इनका विकास रुक जाता है और जो एक अविकसित बच्चा है वो समाज में अच्छा योगदान नहीं दे सकता, अच्छे समाज को विकसित नहीं कर सकता। अगर अच्छा समाज नहीं विकसित होगा तो देश के विकास में भी बाधक होगा। तो ये बात हो गई परिवार नियोजन की आवश्यकता। अब हम जानेंगे परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं, अर्थात किन विधियों से परिवार नियोजन का पालन किया जा सकता है। तो हम हेडिंग डाल लेंगे परिवार नियोजन की विधियां। हेडिंग डाल लेंगे परिवार नियोजन की विधियां, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो बात करते हैं परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो ये विधियां 3 प्रकार की होती हैं और इन तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग प्राकृतिक विधियों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद बाधा विधियों आदि पर हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक विधियों की बात करते हैं कि वह विधियां, जैसे परिवार नियोजन की विधियों का अर्थ यही होता है कि ऐसी विधियां या ऐसी युक्तियां जिनके माध्यम से जो दंपति है वो क्या करता है, संतान उत्पत्ति की दर को कम कर पाता है, अर्थात निषेचन को रोक पाता है कि निषेचन नहीं हो पाता, गर्भधारण नहीं हो पाता। वही विधियां क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं परिवार नियोजन की विधियां, या इनको हम गर्भ निरोधक युक्तियां भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब क्या होता है, इसमें हम किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं करता है, जो दंपति है वो किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं करता और प्राकृतिक रूप से क्या करता है, परिवार को नियोजित करता है। और ये विधि काफ़ी पुरानी भी है, बहुत पहले समय से इस विधियों का इस्तेमाल जानकार लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी विधि होती है वो होती है आवर्ती विधि। देखिए आवर्ती विधि का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में वो चलता है लगभग 28 दिन, जिसमें 10वें या 12वें दिन, लगभग 14वें दिन को मानकर चलते हैं कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है और अंडा जो है वो निकलता है या अंडोत्सर्ग होता है। तो जो 14वां दिन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसमें निषेचन के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। इसलिए क्या माना जाता है कि 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, मतलब जिस तारीख से पीरियड स्टार्ट हुआ, अगर हम मान लेते हैं 1 से हुआ है तो 10 से लेकर 17 तक का जो डेट है वो असुरक्षित काल होता है, अर्थात ऐसे में संभोग क्रिया करना सुरक्षित नहीं है यदि आप बच्चे को नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर संभोग करेंगे तो निषेचन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया जाता है अर्थात परिवार नियोजित करना होता है, तो ऐसे में 10 से 17 अर्थात असुरक्षित काल में संयम रखा जाता है और इसके बाद जो सुरक्षित काल होता है उसमें संभोग क्रिया करने से निषेचन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये पहली विधि हो जाती है। और दूसरी विधि जो होती है, दूसरी विधि की अगर बात करें तो दूसरी विधि होती है संभोग व्यवधान। दूसरी विधि क्या होती है, संभोग व्यवधान। संभोग व्यवधान का मतलब संभोग क्रिया के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न करना। और व्यवधान क्या होगा, ऐसे में संभोग क्रिया चलते समय जब चरमोत्कर्ष पर पुरुष पहुंचता है
तो योनि मार्ग से अपने लिंग को क्या करता है, बाहर निकाल देता है और वीर का स्खलन जो है वो बाहर कर देता है, जिससे वीर योनि में प्रवेश नहीं करता है और निषेचन रुक जाता है। लेकिन ये असुरक्षित विधि इसलिए है क्योंकि वीर स्खलन से पहले ही काउपर ग्रंथियां जो सिक्रीट करती हैं पदार्थ, उसमें शुक्राणु होते हैं और ऐसे में निषेचन होने के बिल्कुल भी चांसेस होते हैं। तो ये हो जाती है दूसरी विधि। तो इन्हीं विधियों को हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो भारत जैसे विकासशील देशों में परिवार नियोजन केंद्रों का इस्तेमाल किया गया है। परिवार नियोजन केंद्रों का निर्माण किया गया है जो परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। आगे हम लिख सकते हैं दंपति द्वारा परिवार नियोजन के लिए प्रयोग की गई युक्तियों को परिवार नियोजन विधियां या क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड अर्थात गर्भ निरोधक विधियां भी इनको कहा जाता है। तो युक्तियों को गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर? कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है प्राकृतिक, और दूसरी होती है बाधा, और तीसरी होती है हार्मोनल गर्भ निरोध। तो सबसे पहले हम रीडिंग डालते हैं और वो है प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि। ठीक है, प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि। अब इसमें क्या किया जा सकता है? प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि में आप लिख सकते हैं जो हमने आपको समझाया। सबसे पहला आप लिख देंगे, इसको आप कैपिटल ए कर लेंगे। कल की वीडियो में कैपिटल बी से पढ़ाएंगे तो कैपिटल ए आवाज तैयार कर लीजिएगा। तो कैपिटल ए है प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि, अर्थात वह विधि जो प्राकृतिक रूप से परिवार को नियोजित करती है, प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि कहलाती है। और ये विधि काफी पुरानी भी है। और इसमें सबसे पहला हमने क्या बताया था? आवर्ती विधि। आवर्ती विधि में आप लिख सकते हैं कि मादा में 10 से या मासिक धर्म के पश्चात 10 से 17 तक कैसा होता है? संभोग के लिए अब यही समझ लेंगे, बाकी तो नोट से आपको कंप्लीट हो ही जाएगा। तो संभोग के लिए कैसा होता है? असुरक्षित होता है, असुरक्षित काल होता है। अर्थात इसमें निषेचन के चांसेस कैसे होते हैं? निषेचन की संभावना अधिक होती है। क्लियर हो गई बात? निषेचन की संभावना अधिक होती है। ऐसे में 10 से 17 को हमने एक तारीख मान के चले हैं, तो जब भी तारीख चेंज हो सकती है, जो तारीख है वो चेंज हो जाएगी, तो ये भी डाटा चेंज हो सकता है। एक अनुमान मान के चला गया है। तो 10 से 17 तक संभोग के लिए असुरक्षित काल माना गया है, क्योंकि ऐसे में निषेचन की जो संभावना है
वो बहुत अधिक हो जाती है, तो इस काल को छोड़ करके आगे संभोग के लिए सुरक्षित काल होता है। तो इस काल को छोड़ करके सुरक्षित काल में संभोग करने की विधि ही आवर्ती विधि कहलाती है और इससे काफी हद तक निषेचन रोका जा सकता है। लेकिन ये भी सुरक्षित विधि नहीं है, असुरक्षित विधि, अर्थात काम भी कर सकती है और काम नहीं भी कर सकती। पता चले जो डेट है उसमें कोई वेरिएशन हो गया तो समस्या आ जाएगी। और अगली विधि थी संभोग व्यवधान। संभोग व्यवधान हमने आपको समझा दिया है, अब लिखते नहीं है बोर्ड पे, समय बहुत अधिक लग जाता है। तो संभोग व्यवधान का यही अर्थ होता है कि संभोग क्रिया के समय, अब लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि संभोग क्रिया के समय चर्मोत्कर्ष से पहले अर्थात वीर स्खलन से पहले पुरुष अपने लिंग को मादा योनि से बाहर निकालकर वीर को बाहर स्खलित कर देता है, जिससे कि निषेचन क्रिया को रोका जा सके। लेकिन ये काफी असुरक्षित विधि है, क्योंकि वीर स्खलन से पहले ही कॉपर ग्रंथियों से स्रावित द्रव में भी शुक्राणु उपस्थित होते हैं और वो योनि में प्रवेश कर चुके होते हैं। और अगली और इसकी तीसरी विधि थी स्तनपान चक्र। स्तनपान चक्र का अर्थ होता है, एक कंसेप्ट माना जाता है कि जब महिलाएं प्रसव के बाद बेबी को स्तनपान लगातार करवाती हैं, बेबी को फीड करवाती हैं, तो ऐसे में 6 माह तक सुरक्षित होता है संभोग के लिए, अर्थात 6 माह तक जो गर्भधारण नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन ये विधि जो है वो 6 माह के बाद कार्य नहीं करती है और कई बार तो ये 3 महीने बाद भी कार्य नहीं करती है। तो स्तनपान अगर महिलाएं करा रही हैं अर्थात बेबी को मिल्क फीड करा रही हैं, तो ऐसे में 6 माह तक जो मासिक चक्र है वो रुका रहता है, वो ओव्यूलेशन रुका रहता है और ये काफ़ी सेफ होता है संभोग के लिए। तो ये बात हमने कर लिया है प्राकृतिक के लिए। आगे जो कृत्रिम विधियाँ हैं जिसमें बाधा विधि और जो हार्मोनल विधि है उस पर हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाले हैं। साथ साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गए नोट्स भी मिल जाएगी और एक कंसेप्ट और लेकर के आ रहे हैं कि जो बोर्ड पेपर है उनको भी सॉल्व कराएंगे। साथ साथ में हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज भी चलाई जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।